हेलो दोस्तों। आज हम सी लेक्चर सीखने की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 3 है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने लेक्चर 2 में क्या डिस्कस किया था। हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था हमारा ब्लॉक डायग्राम, एल्गोरिथम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ब्रीफ एल्गोरिथम, फिर मैंने एग्जांपल दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बारे में, मेमोरीज के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में। आप लोगों ने देखा कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आज हम लोग इस लेक्चर में टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे, वो हैं हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, कंपाइलर, कमेंट्स, और फिर हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम सी में बना के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पे आता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते क्या हैं बेसिकली? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो होते हैं जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर कंपाइलर को ऑर्डर देते हैं, या फिर कंपाइलर को डायरेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, या फिर ग्रुप ऑफ टास्क को करने के लिए। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो बेसिकली हमारा क्या काम करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं सबसे पहले सोर्स फाइल को, उसे कंपाइलर को हैंडल करने से पहले। तो हमारा उसमें कंडीशनल कंपाइलेशन भी हमारी इंक्लूड होती है। हैश इफ हमारी कंडीशनल कंपाइलेशन के एग्जांपल है। हैश इफ एल्स, वो लोग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कुछ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स जो कि हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड हैं, वो हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन, हैश अनडेफ, हैश इफ, हैश डेफ, हैश इफ डेफ, एरर, हैश pragma, हैश मैक्रो ऑपरेटर, हैश मैक्रो ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तो हमारा कंपाइलर होता क्या है? हमारा कंपाइलर होता है एक वो प्रोग्राम है जो कि हमारा सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड मतलब जो कि हमारा प्रोग्राम में डेटा हमने दिया हुआ है, जो कि इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हुए हैं, पास किए हम लोगों ने, उन्हें मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होती है जो कि हमारी लैंग्वेज है 0 1 0 1 0 1, जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज है। तो बस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को मशीन लैंग्वेज के बारे में, मशीन लैंग्वेज में सिर्फ हमारी दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। तो हमारी मशीन सिर्फ 0 और 1 वाली लैंग्वेज समझती है। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है? हमारा कंपाइलर हमारे पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन कोड में चेंज कर देता है, और उसके बाद हम लोगों को एरर्स दिखाता है जो कि हमें रिजॉल्व करनी होती है, और फिर उसके बाद हम लोग एरर रिजॉल्व करने के बाद हम लोग प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। हमारा इंटरप्रेटर भी जो है हमारा इंटरप्रेटर भी हमारा सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। और बट इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो हमारा कंपाइलर है वो एक ही बार में एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, वो एक ही बार में हमारा मशीन कोड में चेंज कर देता है, उसके बाद एरर्स दिखाता है। बट हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है? हमारा इंटरप्रेटर हमारे कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, और उसके बाद एरर रिजॉल्व करने के लिए मैसेज देता है। अगर हम तब तक एरर रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमारा इंटरप्रेटर आगे नहीं बढ़ता। हमारा इंटरप्रेटर आगे नहीं बढ़ता जब तक हम लोग उन एरर्स को रिजॉल्व नहीं करते। तो बेसिकली ये था हमारा फर्क कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स क्या होती है? हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती है जिनका एक्सटेंशन .h होता है। तो हमारी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स में अगर हेडर फाइल्स हमारी इंक्लूड की जाए, .h एक्सटेंशन वाली फाइल हमारी इंक्लूड की जाए, तो उसका मतलब होता है कि हमने अपने कंपाइलर को ऑर्डर दिया या फिर इंस्ट्रक्ट किया कि हमारी ये हेडर फाइल, जैसे कि हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं studio.h, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, अगर हम उसे इंक्लूड करने का हम लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h, तो उसका मीनिंग होता है कि हम कंपाइलर से ये हेडर फाइल studio.h इंक्लूड करवाने के लिए, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाने के लिए हम लोग उसे ऑर्डर दें।
तो हमारे पास दो टाइप की हेडर फाइल्स होती हैं। तो एक तो होती हैं जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होती है, एक होती है जो कि प्रोग्रामर लिखता है। प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स हमारी जैसे हो गई कि हम लोगों ने studio.h देखा होगा, बेसिकली आपने नॉर्मली सुना होगा, Conia.h, math.h, बहुत सारी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। और जो हमारी दूसरी टाइप की हेडर फाइल्स होती है जो यूज़र बनाता है, वो भी .h एक्सटेंशन वाली हेडर फाइल्स होती है, मगर उसका नाम हम लोग खुद से दे सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई प्रोग्राम लिख के उसकी हेडर बना के हम लोग इंक्लूड करें, तो हम लोगों को अपने प्रोग्राम की हेडर फाइल को .h एक्सटेंशन में हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता है। तो बेसिकली वो भी मैं आपको समझाऊंगा अगले लेक्चर्स में, कुछ लेक्चर्स बाद। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स जो है हमारा वो पार्ट है प्रोग्राम का जिससे कि हम लोग अपने सोर्स कोड में कुछ लाइनें इंक्लूड करें और जो कि कंपाइलर से स्किप कर दी जाती हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि अगर कमेंट हम लोग इंक्लूड करते हैं तो वो कंपाइलर हमारा कंपाइल नहीं करता। तो अगर हम सिंगल लाइन का कमेंट लिखने वाले हैं तो हमें डबल स्लैश लगा के हम लोग कमेंट डाल सकते हैं। अगर हमें मल्टी लाइन का कमेंट डालना है तो हम लोग एक हैश लगा के फिर स्टार लगा के फिर अपना मल्टी लाइन का कमेंट हम लोग डाल सकते हैं। फिर उसके बाद फिर एक जहाँ पे हम लोगों का ख़त्म होता है, जहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम मतलब कमेंट ख़त्म करना है, तो वहाँ पे हम लोग एक स्टार और एक हैश लगा के हाँ जी, एक स्लैश लगा के हम लोग उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली कमेंट्स। मैंने आपको समझाया सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे, सी के फर्स्ट प्रोग्राम पे। तो ये हमने अपनी सी जो है C++ हमने खोला। तो हम इसमें न्यू फाइल बनाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू के बाद अब हम इसे सेव करते हैं, सेव एज फर्स्ट प्रोग्राम .c। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी सी के लिए अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसे .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं। अगर हम C++ के लिए बना रहे हैं .cpp, तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम हम लोगों ने सेव कर दिया .c के एक्सटेंशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग C प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट किया मैंने, ओके, shift hash include studio.h, shift hash include Conia.h, void main, ये हमारे कर्ली ब्रेसेस, printf first program inputs। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम सी लैंग्वेज में ch। तो अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ Alt+F9 से, एरर 0। तो अगर हमें कंपाइल करना है प्रोग्राम को तो हम लोग Alt+F9 प्रेस करते हैं, Alt+F9। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कंपाइल करने के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं Alt+F9। तो और अब मैं इसे शो करता हूँ Ctrl+F9 से। हम लोग इसे कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं, मतलब कंसोल स्क्रीन पे देख सकते हैं रन करके प्रोग्राम। तो Ctrl+F9। तो हमारा ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो मैं बेसिकली आपको फॉर्मेट बताता हूँ। ये जो है हमारा हैश इंक्लूड studio.h, तो ये हमारा हैश इंक्लूड जो है और उसके ये जो आप ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो ये जो है हमारा प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है और ये हमारी हेडर फाइल studio.h। आप इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं, .h है
जैसे कि मैंने आपको बताया ये हेडर फाइल्स है, ये conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, इसकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, और stdio.h की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो ये हमारे दोनों हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। तो हमारे बेसिकली सी प्रोग्राम में एक फंक्शन ज़रूर होता है जो कि हमारा मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन जो होता है हमारा, इसके बिना हम लोगों का तो सी प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। अगर मैं सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लगाऊं तो हम लोग अपना प्रोग्राम, इसमें एरर आएगी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने void main नहीं लगाया और प्लस F9, तो आप लोग एरर देख सकते हैं। तो एरर क्या है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। तो मैं अपना void main इंक्लूड करता हूँ। तो सी प्रोग्राम में एक फंक्शन होना ज़रूरी है जो कि void मीन्स होता है खाली, यानी कि हमारा जो है ये मेन जो है इसको void है तो ये खाली है। तो हमारा अगर हम लोगों ने void main इंक्लूड किया है अपने इसमें फंक्शन अपने प्रोग्राम में, तो इसका मीनिंग होता है कि हमारा जो फंक्शन जो है मेन जो है हम लोग की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे इंट मेन हम लोग लगाते तो इसका मतलब हमारा फंक्शन इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमारा बेसिकली मैंने आपको बताया void main और int main में डिफरेंस। तो हमारा ये जो है फिर उसके बाद स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसेस से हम लोग की मेन की बॉडी हम लोग की स्टार्ट होती है। हम लोग की मेन की बॉडी स्टार्ट हुई, ये वाला कर्ली ब्रेसेस, और ये वाले यहाँ पे इसकी ख़त्म हो गई हमारे मेन की बॉडी। तो हम लोगों ने printf इंक्लूड किया। printf का काम क्या होता है, printf का बेसिकली काम ये होता है कि हम लोगों का वो जो भी हम लोग उसके अंदर उस printf का सिंटैक्स होता है, printf लिख के हम लोग ब्रैकेट्स इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट, तो हम लोग ब्रैकेट इंक्लूड करते हैं, उसके बीच में हम डबल क्योट्स में जो भी लिखते हैं तो वो हमारा कंसोल स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। उसके बाद अगर हमारा कोई भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी कि जो भी हमने लाइन लिखी उस स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग, अगर फॉर्मली बोले तो उसको स्टेटमेंट अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे printf मेरा स्टेटमेंट है जो कि void main में बॉडी में है। ये हमारी बॉडी पूरी की पूरी, ये हमारी बॉडी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुई। तो हम लोगों ने printf इंक्लूड किया, इंक्लूड करने के बाद ये हमारा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद हमने सेमीकोलन यहाँ पे इंक्लूड किया। फिर उसके बाद गेट ch है, ये हमारा फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन हमारी conio.h में पहले से इंक्लूडेड है, जो कि जिसने हमारी सी बनाई तो उसने प्रिंट गेट ch की डेफिनेशन हमारी conio.h में पहले से ही हमारी दी हुई है डेफिनेशन। तो ये हमारा जो है गेट ch जो है हमारा फंक्शन है जो कि पहले से प्री डिफाइंड है। और ये हमारी जो दोनों हेडर फाइल्स है ये प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स है, ये हम लोगों ने नहीं बनाई, ये पहले से ही बनाई हुई है। तो void main की डेफिनेशन हमारी stdio.h में हमारी सेव है। गेट ch का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली गेट ch का मीनिंग ये होता है कि ये गेट कैरेक्टर, इसकी फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। अगर इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है कि हम लोग को कीबोर्ड से एक कोई भी अगर हम की प्रेस करते हैं तो वो एज ए इनपुट काम करती है इसमें। और ये हमारा जब तक हम लोग कोई इनपुट नहीं देंगे यानी कि कीबोर्ड की प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी कंसोल स्क्रीन रुकी रहेगी, एज इट इज़ रुकी रहेगी, तब तक हम कोई कीबोर्ड की प्रेस नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर हम बेसिकली कीबोर्ड की प्रेस करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि हम लोगों ने कोई इनपुट नहीं दिया। और ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये हमारा इनपुट लेता है कीबोर्ड से, एक कोई भी की प्रेस करने के लिए इनपुट लेता है कीबोर्ड से, और जब तक कि हम की प्रेस नहीं करते तो हमारा बेसिकली ये इनपुट के लिए वेट करता है। और ये जो है हम जो की प्रेस करते हैं वो हमारा दिखाता नहीं है स्क्रीन पे। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा सी में, और आगे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम लोग अब इसे एग्जिट कर देते हैं। यस तो आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेक्चर 4 होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।